ये वीडियो रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास के बीच में। तो हम वेपर डेंसिटी क्यों पढ़ते हैं? कभी कभी क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ नहीं रहता है, तो उस न्यूमेरिकल को प्रोसीड करने के लिए हमें वेपर डेंसिटी की हेल्प लेनी पड़ती है। वेपर डेंसिटी इंटू टू इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसे हम डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होने वाला है, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वेपर डेंसिटी, पहले सिंपल सा आप मुझे ये बताओ डेंसिटी क्या होगा। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, इसे हम बोलते हैं डेंसिटी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं गैस के रेस्पेक्ट में, ये गैस के रेस्पेक्ट में डिफाइन है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ वेपर डेंसिटी को आपको डिफाइन करना, तो आप क्या बोलोगे? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, STP कंडीशन में ये रहा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि गैस के लिए एक इक्वेशन होता है, इसे हम बोलते हैं PV इज इक्वल टू nRT। इसे हम बोलते हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से अगर मुझे निकालना हो डेंसिटी, तो मैं क्या करूँगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू n, क्या हो गया? मास ऑफ गैस अपॉन जो मॉलिक्यूलर मास हो गया ऑफ गैस इंटू RT। ये किसका हो गया? ये हो गया गैस का, ये गैस इक्वेशन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर लिखूँ, प्रेशर इज इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इंटू RT। तो ये किसके लिए हो गया? ये गैस के लिए हो गया। ठीक है, ये गैस के लिए हो गया। तो अगर मैं यहाँ से प्रोसीड करूँ कि प्रेशर इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म हो जाएगा डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इनटू RT ये होगा। और यहाँ पर ये डेंसिटी हो गया। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? ये गैस के लिए हो गया। जो पर्टिकुलर गैस गिवन होगा, ये पर्टिकुलर गैस के लिए हो गया। पर यहाँ पर रेशियो में कौन आ गया? H2 आ गया। तो सिमिलरली हम H2 को भी लिख सकते हैं डेंसिटी के टर्म में, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ H2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इनटू RT। पर कंडीशन क्या है? STP कंडीशन में प्रेशर क्या, टेम्परेचर क्या, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को 1 = 2 बोल सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो अगर मैंने इन दोनों को इक्वल पुट किया तो क्या आया? प्रेशर ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इनटू RT इज इक्वल टू सॉरी, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ H2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इनटू RT। तो यहाँ पर ये RT कट गया। तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 इज इक्वल टू, हमने कैसे रीअरेंज किया, तो मॉलिक्यूलर ऑफ गैस ऊपर आ जाएगा अपॉन मॉलिक्यूलर ऑफ H2 ये नीचे आ जाएगा। और तुम ही तो हो वेपर डेंसिटी। इसे अगर हमने फर्दर और सिंप्लीफाई किया तो ये तो हो गया डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, जो कि यहाँ डिफाइन किया था हमने स्टार्टिंग में इनिशियली। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 क्या होगा? 2 होगा। तो यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। तो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में ये रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। ये इनके बीच में रिलेशनशिप बनने वाला है। तो ये तो रहा वेपर डेंसिटी। अब ये एक रिलेटिव डेंसिटी भी होता है। यहाँ पर हमने वेपर डेंसिटी को डिफाइन किया था H2 के टर्म में, यानी किसी भी गैस को अगर आप STP कंडीशन में बता रहे हो तो किसके रेस्पेक्ट में है? वो प्योरली किस गैस के रेस्पेक्ट में, वो H2 गैस के रेस्पेक्ट में होगा। वहीं अगर 2 गैस हो गया, इन दोनों गैस के बीच में आपस में एक रिलेशनशिप पता करना हो डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी। तो ये तो नोन है। अगर मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी में यहाँ पर किसी के रेस्पेक्ट में मुझे रिलेशन पता करना है। ठीक है, रिलेटिव है। ठीक है, एक दूसरे गैस के रिलेशन में
यहाँ पर हमें डेंसिटी पता करना है। तो ये होगा डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस। क्यों? यहाँ दो गैस होगा, ठीक है, एक माना मैंने ए और एक माना मैंने बी, यानी कि दो गैस के आपस में जो डेंसिटी का रेशियो होगा वो हमें क्या बताएगा? रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। वेपर डेंसिटी हमने क्या पढ़ा था? वेपर डेंसिटी हमने ये पढ़ा था कि डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन जो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है, H2 गैस है, ये रहा वेपर डेंसिटी और ये रहा रिलेटिव डेंसिटी। इन दोनों का इस्तेमाल खूब होने वाला है मॉलिक्यूलर मास एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने में, वो हम देखेंगे आगे। पहले कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया जिसमें बोला कि एक डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ ये किसी गैस का डेंसिटी है, तो आप मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास किसका हो सकता है? मैंने ऑप्शन दिया एक CO2, दूसरा ऑप्शन दिया SO2, तीसरा ऑप्शन दिया SO3, फोर्थ ऑप्शन दिया NO2। ये मैंने 4 ऑप्शन दिया और मैंने यहाँ पर ये भी दे दिया कि जो डेंसिटी ऑफ H2 है वो है 9 इंटू 10⁻⁵ किसमें? ग्राम ml में। तो यहाँ पर मुझे क्या बताना है? यहाँ पर मुझे बताना है कि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास बताना है तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं सबसे पहले तो यहाँ पर वेपर डेंसिटी लिखूँगा, ठीक है। क्या लिखूँगा यहाँ पर? वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या होगा? वेपर डेंसिटी होगा डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, जो क्या होने वाला है? जो होने वाला है 3.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 9 इंटू 10⁻⁵। ये कट गया, ये कितना हुआ? 0.4। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? 400, हाँ, ये आ गया 40। ये क्या आ गया? 40। और मॉलिक्यूलर मास किस गैस का है? तो मॉलिक्यूलर मास किस गैस का ये पता करने के लिए हमें तो पहले मॉलिक्यूलर मास पता करना होगा ना। तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे पता करेंगे? हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो यहाँ 2 क्या हो गया और 40 क्या हो गया? 80। तो इनमें से 80 किसका मॉलिक्यूलर मास होगा? यहाँ पर 80 किसका मॉलिक्यूलर मास होगा? ठीक है, इसका नहीं, क्योंकि यहाँ पर 12 प्लस कितना हो गया? 32, बिल्कुल नहीं होगा। इसका 32 प्लस 32 बिल्कुल नहीं होगा। इसका 32 प्लस 48, हाँ, इसका होगा। तो SO3 ये इसका ऑप्शन आएगा। कैसे देख लेते हैं? 32 प्लस 3 इंटू 16, ठीक है। 32 प्लस ये कितना हो गया? 48, और 48 कितना हो गया? 80। तो यानी कि SO3 इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल करते हैं। इसमें अगर मैंने दे दिया कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 14 है, कितना है? 14 है, तो गैस क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन क्या वो CO होगा? दूसरा ऑप्शन क्या वो NO2 होगा? तीसरा ऑप्शन CO NO2, तीसरा ऑप्शन N2, फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 and 3, बोथ 1 and 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 14 दे रखा है, तो वेपर डेंसिटी 2 इज इक्वल टू कितना होता है? 40। ये हो जाएगा 14 इंटू 2 मतलब 28। तो इनमें से जिनका मॉलिक्यूलर मास 28 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 28 किसका आएगा? ये कितना है? ये 12 प्लस 16 28 है क्या? हाँ है, बिल्कुल है, ये भी होगा, ठीक है। 14 प्लस 32, ना ये नहीं होगा। N2 14 प्लस 14, हाँ, ये इसका 28 तो होगा ही, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या आएगा? D, बोथ 1 and C, बोथ 1 and C, ठीक है। अरे A and C समझ रहा हूँ, ठीक है। चलो एक और सवाल करते हैं। यहाँ पर वेपर डेंसिटी ऑफ गैस किसी दूसरे गैस के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू मीथेन
इज़ 4, तो गैस क्या होगा? देन गैस इज़ पहला ऑप्शन। क्या वो CO2 होगा? दूसरा ऑप्शन। क्या वो CO होगा? थर्ड ऑप्शन। क्या वो SO2 होगा? फोर्थ ऑप्शन। क्या वो NO2 होगा? ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर वेपर डेंसिटी किसी गैस के टर्म में डिफाइंड है। तो हमने यहाँ पर लिखा वेपर डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन वेपर डेंसिटी, नहीं, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ CH4, ठीक है। और इससे अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, यही तो है 4, यही तो है 4। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस की बात करूं तो वो क्या होगा? 4 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, जो क्या होने वाला है? 4 इंटू C कितना? 12 प्लस 4 कितना? 16। तो 4 इंटू 16 कितना बना? 64। तो यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 64। तो इन चारों ऑप्शन में जिसका मॉलिक्यूलर मास 64 आ रहा है वही हमारा आंसर हो गया। तो क्या C है? 12 प्लस 32, हाँ नहीं, 12 प्लस 16 नहीं, 32 प्लस 32, 32 प्लस 32, हाँ ये हो गया, ठीक है, 64 है ना। तो ये रहा रिलेटिव डेंसिटी। कुछ लोगों का सवाल होगा कि ये मॉलिक्यूलर मास ये यहाँ से यहाँ कैसे आ गया? डेंसिटी ऑफ गैस से ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कैसे आ गया? डेंसिटी ऑफ CH4 से ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 कैसे आ गया? तो मैंने कुछ देर पहले बताया था कि गैस इक्वेशन के लिए क्या होता है, PV = nRT, और वहीं से हमने क्या ड्राइव किया था याद करो। तो वहाँ पर डेंसिटी ऑफ गैस को हम क्या बोल सकते हैं? मतलब PV = nRT किसके लिए? एक गैस के लिए, और PV = nRT गैस, ये गैस के लिए, और ये CH4 के लिए, तो यहाँ पर हमने सेम चीज़ किया, ठीक है। प्रेशर तो कांस्टेंट है तो प्रेशर को हटा दिया, ठीक है, प्रेशर हटा दिया, ठीक है, प्रेशर तो यहाँ पर हटा दिया। तो यहाँ से क्या आया? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू nRT, और यहाँ पर क्या आया? वॉल्यूम ऑफ CH4 इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर हम मोल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू ये गिवन मास अपॉन जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है इनटू RT, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ CH4 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर गिवन मास ऑफ किसका? मीथेन का, ठीक है, मीथेन का, अपॉन जो कि मॉलिक्यूलर मास किसका है? CH4 का है, इनटू RT। और अगर हमने इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया तो डेंसिटी बन गया ना। ठीक, कट पिट की इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो पाओगे कि डेंसिटी का रेशियो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।